चलिए, करंट अफेयर में पिछली क्लास में हमने यहाँ तक बात कर ली थी, है ना। तो ये पुरानी क्लास के अंदर आप सारी की सारी चीजें देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत सरकार के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं उनकी। ठीक है, गणतंत्र दिवस तक की बात हमने कर ली थी। आज हम जो भारत रत्न वगैरह मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं, किन किन लोगों को भारत रत्न दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, और कौन कौन वो महान हस्ती हैं जिनको भारत रत्न 2024 मिल चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक नेताजी की, और ये आते हैं बिहार से। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर। जननायक इनको कहा जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और बहुत प्रसिद्ध ही ओबीसी नेता है। और भारत रत्न मिलने वाले 40वें व्यक्ति, यानी कि भारत रत्न जिनको दिया गया उनके 40वें व्यक्ति हैं। और मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है, आप सबको पता है, और पहले भी दिया जा चुका है। मरणोपरांत भी मिलता है और ऐसे भी मिल जाता है। तो मरणोपरांत इनको मिला है। मरणोपरांत की बात करें तो जीवन के बाद अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको अगर मिलता है तो उसको मरणोपरांत कहा जाता है। तो टोटल अभी तक इनके साथ जब भारत रत्न मिले हैं तो ये 40वें हैं, और 40वें नंबर पर ये आने के बाद 15वें मरणोपरांत है। ठीक है, तो बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। अगला जो मिला है वो आडवाणी साहब को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2002 से लगा के 2004 तक वो भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय चल रही थी, और ये होम मिनिस्टर भारत के रह चुके हैं, गृह मंत्री भी भारत के रह चुके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8 नवंबर 1927 को वर्तमान में जो पाकिस्तान का इलाका है कराची, वहां पे इनका जन्म होता है। और 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाते हैं, आरएसएस से जुड़ जाते हैं। और 1947 के विभाजन के दौरान भी सिंध से दिल्ली आ गए थे, यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहां पर रह रहे थे। और आडवाणी जी बाद में भारत में आ जाते हैं। तो इनको भी भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आपके आईसीआर के महानिदेशक रह चुके हैं। और इनका जो नाम है वो एम एस स्वामीनाथन साहब है। एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एम एस स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। अगले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं आपके तेलंगाना से संबंधित हैं, और इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एच डी देवगौड़ा इनका नाम है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1991 से 1996 तक। 9वें प्रधानमंत्री थे भारत के, और भारत में रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों को भी इन्होंने संभाला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और पंचायत राज जो अधिनियम है 1993-94 वाला, वो इन्हीं के कार्यकाल में आया था। 73वां संशोधन और 74वें संशोधन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एच डी देवगौड़ा साहब के कार्यकाल में ही आया था। अब भारत रत्न मिलने वाले एक और व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह, और इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता माने जाते हैं, और इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है 23 दिसंबर को, और इसी दिन हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, और 1980 में ये आपके प्रधानमंत्री रहे थे। और आज तक कभी भी, यानी कि जब ये प्रधानमंत्री बने और इनके कार्यकाल में कभी भी ये संसद नहीं गए हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि संसद नहीं गए हैं। और इनकी जहाँ पे समाधि है वो किसान घाट नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न क्या होता है, जो मैंने ऊपर 5 नाम आपको बताए, इनको ये भारत रत्न मिला है। ध्यान रखिएगा, ये इसी साल का भारत रत्न है। कर्पूरी ठाकुर पहला नाम, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे हैं एम एस स्वामीनाथन, चौथे हैं एच डी देवगौड़ा, और चौथे नंबर पे आपके आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह जी। ये किसान नेता माने जाते हैं। ठीक है, भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। 1954 में। और 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी कि शुरुआत में एक साल नहीं दिया गया था, बाद में फिर मरणोपरांत भी शुरू कर दिया, यानी कि किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद भी ये पुरस्कार मिलता रहता है। भारत रत्न जैसे कि अभी मुझे लगता है कि भारत सरकार एक साल के अंदर जो टाटा साहब है उनको भी भारत रत्न से सम्मानित कर सकता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो होता है वो आपको ये पीपल का पत्ता दिख रहा है, पीपल के पत्ते पर भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। और भारत में इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले एक व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, उनको खेल जगत से भारत रत्न मिल चुका है। और पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, यानी कि जो पीपल का आपको ये दिख रहा है इसको सफेद रंग के उसमें फीते में दिया जाता है। ठीक है सर, चलिए, तो ये तो हो गई भारत रत्न की बात। नेक्स्ट सेशन जो हमारा है उसके अंदर हम पढ़ते हैं 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर आयोजित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मतलब है कि ये एक इंटरनेशनल पूरी तरह से काम करता है।
और विश्व की तमाम जो मूवी हैं उनको इसमें अवार्ड मिलता है। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो एंडलेस बॉर्डर्स को मिला था, ये ईरानी मूवी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला था वो पूर्णिया रहमानी सेम को मिला था। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला था वो मेलिनी थेरी को मिला था। ये 3 नाम आप याद रख लीजिएगा, नीचे के नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है सर। तो बेस्ट डायरेक्टर अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। बाकी 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो समारोह हुआ था वो गोवा में आयोजित हुआ था, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की बात करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 हमारे यहाँ आयोजित हुआ था। देखो मैंने तो 23 के भी आपके क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं, 23 का कंटेंट भी ले लिया है, ठीक है। तो ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन 22 से 24 अगस्त को हुआ था। और कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, वो इसके अंदर आए थे। और भारत का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे रहा, यानी कि भारत भी ब्रिक्स में शामिल हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स के जो हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। और थीम की अगर बात की जाए ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का जो थीम था वो था पार्टनरशिप ऑफ म्यूचुअली एक्लेरेटेड ग्रोथ एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जो शामिल देश थे वो 6 थे, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, अरब और इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हुए थे। अब ये तो हो गई 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की बात। इसके पहले कहाँ हुआ था? तो इसके पहले 14वां हुआ था बीजिंग के अंदर। और इसके बाद 2024 वाला कहाँ पे होगा? वो होगा कजान के अंदर, जो रूस में आता है, ठीक है। तो 2024 का आपसे पूछा जा सकता है, रूस में आता है ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। ये ब्रिक्स के सारे देशों के नाम यहाँ पे मैंने बता रखे हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला देखिए, आसियान सम्मेलन हुआ है 2023 में। और इसका आयोजन जो हुआ था जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है। G20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बिल्कुल बनेगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको नटराज की प्रतिमा के बारे में बताया था, ये भारत मंडपम में ही स्थापित की गई थी G20 समारोह के दौरान, ठीक है। G20 समारोह भारत के अंदर ये हुआ था और 18वें क्रम का एक समारोह था। इसकी थीम जो थी वो वसुदेव कुटुंबकम थी। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। इसमें भारतीय शेरपा जो थे वो अमिताभ कांत थे। भारतीय शेरपा का मतलब होता है कि इसमें एक प्रमुख व्यक्ति रहेगा जो G20 को पूरी तरह से बनाएगा। तो वो व्यक्ति जो था वो अमिताभ कांत थे। पहली G20 शेरपा की बैठक उदयपुर राजस्थान के अंदर आयोजित की गई थी। और G20 में शामिल जो देश थे उसमें अफ्रीकन यूनियन की तरफ से भारत को रखा गया था, ठीक है। तो G20 आप याद रखेंगे। अब इसके पहले G20 कहाँ हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, याद रखना। और ब्राजील जो था, ब्राजील यहाँ पे अब नेक्स्ट होगा। तो 2024 का G20 ब्राजील में होगा। और जो 17वां हुआ है वो आपका कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। G20 भारत के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ है, वसुदेव कुटुंबकम इसकी जो थी थीम थी, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी सम्मेलन, 12वां हिंदी सम्मेलन। आप बस याद रखना फिजी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नाडी फिजी एक स्थान है। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो था हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम मेधा तक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक नजर इसको देख लीजिए। फिजी के अंदर हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 में इसको आयोजित किया गया था। और ये इंदौर के अंदर आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। तो इसका जो थीम था वो था डेवलपमेंट इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स, ठीक है। तो ये आपका आप ई गवर्नेंस जो सिस्टम चलता है भारत का, जिसमें सरकार के सभी महत्वपूर्ण काम ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं, उसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 को आयोजित किया गया था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, उनकी भी अपन इस क्लास में बात कर लेते हैं। 23वां आईफा अवार्ड मिला है 2023 के लिए। 23 और 24 दोनों को मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 2023 के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही है आईफा अवार्ड के लिए वो दृश्यम 2 रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन रहे हैं। और इनकी जो मूवी थी उसका नाम है विक्रम वेधा रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रही है। और फिल्म गंगूबाई जो थी उसके अंदर इनका जो किरदार था उसके लिए इनको यह अवार्ड मिल चुका है। निर्देशक जो थे वो आर माधवन थे। और आर माधवन जो थे वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और यह साहित्य जगत के लिए मिलता है। अब 2022 आपको याद नहीं करना है, ऊपर वाला 2023 का आपको याद रखना है। किसको मिला है और किस किताब के लिए मिला है, याद रखिएगा।
ये मिला है उर्दू कवि गुलजार साहब को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। राम भद्राचार्य का फोटो आपने देखा होगा, भगवा कलर के अंदर रहते हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन्हीं की बात हो रही है। 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र में मिला है, साहित्य क्षेत्र में, और कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में मिलता है और ये 33वें क्रम का मिला है 2023 में पुष्पा भारती जी को। और क्यों मिला है, तो उनकी किताब है यादें यादें और यादें। ठीक है, इनकी किताब का नाम है यादें यादें और यादें। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा, पुष्पा भारती इनका नाम है और इनकी किताब को व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। सरस्वती सम्मान यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2022 में मिला था लास्ट टाइम शिव शंकरी को। ये तमिल पुस्तक है इनकी सूर्यवंशम, इसके लिए मिला था। सूर्यवंशम मूवी भी एक आती है, आपने देखी होगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान को मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को। और अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, बताओ फटाफट। अभी 24 वाला भी पढ़ेंगे, ये 23 वाला, ठीक है, वहीदा रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले उसकी बात करते हैं। पद्म विभूषण जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, देखो भारत में जो अवार्ड मिलते हैं जो आपके अलग अलग, उसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है वो भारत रत्न मिलता है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण का नंबर। तो भारत रत्न मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें मैंने आडवाणी जी के बारे में बात की थी, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात की थी, स्वामीनाथन जी के बारे में बात की थी, और हमने पढ़ा था आपके HD देवगौड़ा साहब के बारे में। अब हम बात करें पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण मिला है पद्मा सुब्रमण्यम को, है ना, आपको फोटो में दिख रहा होगा। पद्मा सुब्रमण्यम जो है एक नर्तक है और ये एक शास्त्रीय नृत्यक है, भरतनाट्यम करती हैं और इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये रिसर्च स्कॉलर भी हैं, रिसर्च भी करती हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और शिक्षिका भी हैं और एक लेखिका भी हैं। भारत में के साथ साथ विदेशों में भी इनका सम्मान है और ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में अपना जो कला है उसका प्रदर्शन कर चुकी हैं। 2024 में इनको मिला है पद्म विभूषण। देखिए पद्म विभूषण मिलने के बाद ही किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो पहले पद्म विभूषण मिलता है, फिर उस व्यक्ति पर भारत रत्न देने पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित है पद्मा सुब्रमण्यम जी। ठीक है, अगला जो देखिए, अगला जो है वो है आपके ये साहब, इनको आप सब जानते ही होंगे। ये है, इनका नाम है वेंकैया नायडू, है ना, इनका बहुत बड़ा नाम है। आप अगर देखेंगे तो इनका जो पूरा नाम है वो साउथ के अंदर दिख रहा है आपको, तो आप बस वेंकैया नायडू जी को याद रखेंगे। वेंकैया नायडू जी का जो जन्म होता है वो 1 जुलाई 1949 को होता है और ये जो वेंकैया नायडू जी हैं भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो 2002 से लगा के 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, है ना, यानी कि अभी जिस पद पर आपके साहब हैं नड्डा जी, उन्हीं के पद पर ये रह चुके हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब 5 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिल रहा है, तो 2 तो इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इनका फोटो भी आपको बता दिया। अब 5 की लिस्ट आप एक नजर देख लीजिए। इसमें पहला नाम आता है श्री वैजंती माला बाली, ये कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये तमिलनाडु से आती है, वैजंती माला बाली। ठीक है, वैजंती माला बाली। अगला जो नाम है श्री कोडी डेला चिरंजीवी है, ये चिरंजीवी एक्टर जो आपने देखे होंगे साउथ की मूवी के, वो है ये। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में इनको भी मिला है, आंध्र प्रदेश से आते हैं। ठीक है, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू जो है ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, नेता है ना, वेंकैया नायडू जी। और एक है बिंदेश्वरी पाठक, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है, मतलब 5 लोगों को मिला है जिसमें से 4 अभी जीवित हैं और एक जो है उनका देहांत हो गया, बिंदेश्वरी पाठक। ये सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है और ये बिहार से आते हैं। सुरश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला, इनका फोटो भी मैंने आपको बता दिया था, ये तमिलनाडु से आती है। तो अब इस लिस्ट को देखने के बाद आपको एक बात पता चल गई कि सर अधिकतर जो लोग हैं वो साउथ के हैं, है ना, तो साउथ के अंदर कला को लेकर ज्यादातर लोग अवेयर रहते हैं, इसलिए साउथ के लोगों को कला के क्षेत्र में भारत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब कुछ त्योहार हुए और कुछ अलग अलग आपके समारोह हुए, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक समारोह है अटुकल पोंगल, पोंगल होता है केरल में, इसका नाम है अटुकल पोंगल। अटुकल पोंगल 2024 के लिए केरल में आयोजित किया गया था। पर्पल उत्सव, पर्पल उत्सव पूछे तो याद रखना अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। पर्पल उत्सव। केला उत्सव आयोजित किया गया था बुरहानपुर मध्य प्रदेश, जो केला के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और जो 29वां गल्फ फूड है ये दुबई में आयोजित किया गया है। अगला जो देखेंगे हम, यह है नागी पक्षी महोत्सव, ये जमुई बिहार में है, जमुई बिहार, यहाँ पर नागी पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था। उसके बाद चौथा राष्ट्रीय चीला पक्षी महोत्सव उड़ीसा में, जो चील है उसके लिए आयोजित किया गया था, चौथा राष्ट्रीय चीला पक्षी महोत्सव।
11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। अगला देखिए, सरस आजीविका मेला, ये जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया है, इसका दूसरा संस्करण 2024 के लिए। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला, यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है, सूरजकुंड का मेला। काला घोड़ा कला महोत्सव, ये मुंबई में आयोजित किया गया है, वन लाइनर है, एकदम लाइन से आप पढ़ते जाएंगे। और इसका जो पीडीएफ होगा ये मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा आपको, परफेक्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां जाके पूरा पीडीएफ प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 बीकानेर राजस्थान। और थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु के अंदर, थाईपुसम त्योहार जो है तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया, तो जैसलमेर के अंदर मनाया गया और राजस्थान के अंदर ये आता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो जलीकुट्टू, जलीकुट्टू एक खेल भी होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हार्नबिल उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया। हार्नबिल एक उत्सव होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो हार्नबिल को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। गंगा सागर एक क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। गंगा सागर, गंगा उत्सव, हिम उत्सव, ये नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। और नऊ खोई महोत्सव, ये उड़ीसा के अंदर आयोजित हुआ है। तो ये वन लाइनर है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना तो कम है, लेकिन आप इनको जरूर देखेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है, अभी जो 2024 के अंदर जो आयोजित हुए हैं उनके लिस्ट मैंने आपको दे दिए ताकि आपको इधर उधर न भटकना पड़े और सारी की सारी चीजें आपको मिलती रहे। ठीक है, तो नवोखई महोत्सव उड़ीसा के अंदर आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और आगे वन लाइनर फैक्ट है, इन वन लाइनर फैक्टों को भी एक नजर आप देख सकते हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया था। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। स्पेस में सर्वाधिक समय, स्पेस मतलब अंतरिक्ष की बात हो रही है, सर्वाधिक समय बिताने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है ओलेग कोर्नेंको, ये रूस के हैं। भारत में यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है, यानी कि जो भारत का यूपीआई सिस्टम चलता है उसको फ्रांस ने स्वीकार कर लिया है कि भाई सही है। ठीक है, सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजाक बनी है, जो कि मध्य प्रदेश से आती हैं। जातिगत जनगणना करने वाला राज्य दूसरा राज्य बन गया आंध्र प्रदेश और पहला राज्य था बिहार। अब ध्यान रखना, जनगणना केंद्र सूची का विषय है, तो कोई राज्य जनगणना नहीं करवा सकता, लेकिन ऐसे अगर आप बोलोगे तो जातिगत जनगणना राज्य का विषय नहीं होता है। ठीक है, फिर भी इन्होंने करवाई है, तो ये एक सर्वे हो सकता है, जनगणना नहीं हो सकती, क्योंकि जनगणना भारत सरकार के अधीन होती है और भारत सरकार का गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है। सन 2025 में जनगणना अब होगी। ठीक है, भारत की पहली सौर संचालित नाव सरयू नदी के उसमें आपको मिलेगी, यहाँ पे चल रही है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई है असम में। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला जो राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो अलग अलग काम होते हैं उनके लिए भारत सरकार आपका सहयोग करती है, आपको लोन देती है और लोन के माध्यम से आप अपनी जीविका चला सकते हो। इसी योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, मथुरा में खोला गया है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क जो है ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और देश का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन बनेगा, लखनऊ। यहाँ का ट्रैफिक वगैरह सारी की सारी चीजें एआई बेस्ड होगी। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो ऑपरेशनल पोस्ट होती है उसमें पहली चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। मैंने मंगल ग्रह के बारे में आपको पहले बताया था पुराने वीडियो में, और चंद्रयान के बारे में भी बताया था कि अब तक हमारे 3 चंद्रयान भारत जो है इसरो की तरफ से संचालित कर चुका है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कोल है। और अगला जो देखेंगे आप, समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। समलैंगिक विवाह, ठीक है, समलैंगिक विवाह के लिए नेपाल जो है इसने पंजीकरण करवा लिया है और दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, उसको उड़ाने वाली पहले प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस।
स्टैम्प पेपर कलर की बात करें तो कोडिंग करने वाला पहला राज्य है पंजाब। स्टाम्प जो पेपर होता है उसमें कोडिंग होगी, यानी कि बारकोड वगैरह होगा और उससे पता चल जाएगा कि वो स्टाम्प किसने खरीदा था। तो स्टाम्प पे कोडिंग करने वाला राज्य बन गया है पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में लगाया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बना है। 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है दुनिया का? ये बना है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? भूटान है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल। आईएसओ प्रमाण पत्र उन पुलिस स्टेशन को मिलता है जो सुविधाओं की दृष्टि से महिलाओं के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, तो उन्हें आईएसओ प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है। तो देश का पहला महिला पुलिस थाना है भोपाल के अंदर। देश का पहला पशु सौदा जो होता है इलेक्ट्रिक तरीके से, वो होता है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। ठीक है, तो पशु सौदा जो होता है इलेक्ट्रिक तरीके से, वो कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। इसको भी याद रखेंगे। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के अंदर हरित ऊर्जा तट मंदिर बनाया गया है। ठीक है, हरित ऊर्जा तट मंदिर बनाया गया है। आगे देखिएगा, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन जो है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, एक सेकेंड, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली में, और ये ट्रांसजेंडरों को समर्पित है। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद के तेलंगाना में है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आज की क्लास है। इस क्लास के अंदर पुराने वीडियो भी आप जरूर देखें। 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर अपन पढ़ रहे हैं और एक के बाद एक लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। संपूर्ण 5 लेक्चर ऐसे आपके अपलोड होंगे और पूरे 2024 का करंट अफेयर अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस करंट अफेयर के लेक्चर्स को देखते रहेंगे और इसको शेयर भी करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।